हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 10। यहाँ पर 10 के जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर यानी परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं यहाँ पर वो हम करने वाले हैं। तो ये हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और 1 अंक वाले प्रश्न हैं। तो ये आपके आते हैं यहाँ पर, ये आपके काम आ सकते हैं। तो ये जो है आपको 20 नंबर तक दिला सकते हैं। इस तरह से अगर आपको पता है तो आप इसे जो है पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है यहाँ पर, ऋणों की वापसी। आपने देखिए पूरा चैप्टर पढ़ लिया है डिटेल में। अगर आपने इसकी जो है यहाँ पर सारी वीडियो देख ली इस चैप्टर की तो आप यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप कर पाते हैं या नहीं। आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ऋणों की वापसी जो है पूंजीगत व्यय क्यों है? तो यहाँ पर ऋणों की वापसी जो है पूंजीगत व्यय क्यों है, कारण पूछा गया आपसे कि ऋणों की वापसी, अगर ऋण दिया गया है, ठीक है, ऋणों की वापसी यहाँ पर पूंजीगत व्यय क्यों है? यानी ऋणों की वापसी जो है पूंजीगत व्यय क्यों कहलाती है कि ऋणों को वापस दे दिया गया तो पूंजीगत व्यय क्यों कहलाएगी? अब आप यहाँ शब्द देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, पूंजीगत व्यय का क्वेश्चन होता है। तो पूंजीगत व्यय हुआ है। व्यय का मतलब आपकी जो है, अगर आपने यहाँ पर व्यय किया है तो आपकी देयता क्या होगी? व्यय किया है भाई, आपने व्यय किया है, ठीक है, पैसा क्या किया है? पैसा खर्च किया है। तो यानी आपकी देयता कमी आती है, ठीक है। और कौन सा व्यय किया है? पूंजीगत किया है, तो 100% आएगी व्यय। अगर राजस्व किया होता तो नहीं लग जाता शब्द में, ठीक है। तो इससे क्या होगा यहाँ पर देखिए आंसर, इससे सरकार की देयता में कमी आती है। देखिए साफ लिखा है। इसका रीजन आप दे सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। आप इसका ये भी दे सकते हैं और साथ ही आप परिसंपत्ति वाला भी दे सकते हैं रीजन। कोई भी आप इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप एक जो है पॉइंट बता दें वही बहुत है। लेकिन अगर 2-3 नंबर में आता है तो आपको सारे पॉइंट बताने पड़ेंगे। तो ऋणों की वसूली जो है पूंजीगत प्राप्ति क्यों मानी जाती है? तो पूंजीगत प्राप्ति क्यों मानी जाती है ऋणों की वसूली? क्योंकि यहाँ पर देखिए सरकार कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की संपत्ति में वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पर ऋणों की वसूली करने से क्या होगा? सरकार की संपत्ति बढ़ जाएगी, इसीलिए हम इसे पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राजस्व प्राप्तियों के 2 उदाहरण दीजिए। राजस्व प्राप्ति, कौन सी प्राप्ति? राजस्व प्राप्ति कर से जो मिला है, तो कर से प्राप्ति कर प्राप्तियां होती हैं, और सरकार के उद्गमों से जो प्राप्ति आय होती है उसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं कोई भी राजस्व प्राप्ति का, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताए थे, 2-3 एग्जाम्पल बताए थे राजस्व प्राप्ति के, तो वहां से भी आप उनमें से कोई भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बजट की परिभाषा दीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आता है कि बजट की परिभाषा ही पूछ लेता है आपसे। तो क्या बताएंगे? बजट आगामी वित्तीय वर्ष, यानी बजट क्या होता है? एक आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार जो है अनुमान लगाती है अपने व्यय और अनुमान लगाती है अपनी आय और अपनी व्यय का, वो ब्यौरा रखती है अपने पास, विवरण रखती है, उसे सरकारी बजट कहते हैं, ठीक है। सरकारी बजट क्या होता है? बजट किसे कहते हैं? सरकार क्या करती है? बजट क्या होता है? आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित व्यय, आय और अनुमानित व्ययों का ब्यौरा होता है, क्या? बजट कहलाता है, ठीक है। राजस्व बजट किसे कहते हैं? राजस्व प्राप्तियां, जैसा कि राजस्व बजट हो गया, ये बजट हो गया, यानी एक वित्तीय वर्ष के सरकार को कितना पैसा मिलेगा और कितना जो है खर्च होगा, इसका सभी का ब्यौरा रखती है सरकार, रिकॉर्ड बनाती है, विवरण बनाती है, उसे बजट कहते हैं। और राजस्व बजट क्या होता है? राजस्व बजट का मतलब है कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व जो है, यहाँ एक वित्तीय वर्ष, राजस्व बजट क्या होता है? सरकार जो है एक वित्तीय वर्ष में अनुमान लगाती है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, यानी राजस्व प्राप्तियां व राजस्व जो है यहाँ पर व्यय का ब्यौरा होता है, यानी विवरण जो होता है उसका रिकॉर्ड रखती है, उसे राजस्व बजट कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर सरकार राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों का जो है अनुमान लगाएगी, उसका ब्यौरा रखेगी, तो उसे हम राजस्व बजट कहेंगे, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। विनिवेश में विनिवेश की परिभाषा दीजिए। सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री विनिवेश है। ठीक है, यानी सरकार द्वारा, अगर सरकार क्या करती है, सरकार यहाँ पर सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री करती है, शेयर बेचती है, तो उसे विनिवेश कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक उद्यमों के शेयर बेचती है, सार्वजनिक उद्यम है, उसने शेयर जो है अगर वो बेचेगी सरकार तो वो बिक्री कहलाएगी, विनिवेश। ठीक है, यानी सरकार निवेश कर रही है, उसके बाद उसको पैसा भी मिलेगा। अब आते हैं पूंजीगत व्यय क्या है। 7वां क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय क्या है। पूंजीगत व्यय सरकार की एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियों व पूंजीगत व्ययों को दर्शाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, यानी आप याद रखें पूंजीगत व्यय क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्ययों का जो ब्यौरा होता है उसे हम कहते हैं क्या, पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, सरकार की यहाँ पर प्राप्तियां जब अधिक हो जाती हैं, यानी अनुमानित जो प्राप्तियां अधिक हो जाती हैं, पूंजीगत जो है प्राप्तियां नहीं, पूंजीगत व्यय अधिक हो जाता है पूंजीगत प्राप्तियों से, तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे कि सरकार यहाँ पर सरकार की एक वित्तीय वर्ष में जो है अनुमानित प्राप्तियां वह पूंजीगत व्ययों को दर्शाता है, सीधी सी बात है, पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, यानी अगर आप देखें पूंजीगत व्यय क्या है, सीधी सी परिभाषा आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर पूंजीगत प्राप्तियां कम हैं और पूंजीगत व्यय अधिक हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है, तो या फिर आप ऐसा कह सकते हैं पूंजीगत व्यय क्या होता है, सरकार की एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियों व पूंजीगत व्ययों को दर्शाता है, उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष कर क्या है। प्रत्यक्ष कर यहाँ पर क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। प्रत्यक्ष कर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो सीधा सरकार को भुगतान किया जाता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति नौकरी करता है तो उसकी सैलरी में से ही, सरकारी नौकरी करता है तो उसकी सैलरी में से ही काट लिया जाएगा कर, यानी प्रत्यक्ष कर होता है। वे कर होते हैं जिसमें जो है कर अदा करने की देनदारी और कर का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सीधा बता दिया कि ऐसा कर जो कि सीधा सरकार को दिया जाए वो प्रत्यक्ष कर है। और आप इसमें ये भी 2 शब्द ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जिसमें कि अदा करना है यानी देना है, जिसमें देनदारी क्या होती है, देनदारी और कर का भार एक ही व्यक्ति पर रहता है, एक ही व्यक्ति पर रहता है, पड़ता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगर प्रत्यक्ष कर यानी कर का भार एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों पर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आय कर हो गया, निगम कर हो गया, इसके उदाहरण याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए, आ गया, देखिए यहीं पर आ गया ना। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर की परिभाषा क्या है, अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर क्या होता है, कर अदा करने की देनदारी और यहाँ पर कर का भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ना अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कर की देनदारी का भार जो होता है, यहाँ पर कर चुकाने का भार अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। अगर एक व्यक्ति के पास यानी एक व्यक्ति के ऊपर अगर कर चुकाने का भार होगा तो वो प्रत्यक्ष कर होगा, और अलग अलग व्यक्तियों के पास होगा तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। ठीक है, व्यक्तियों पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ पर जैसे कि सेवा कर हो गया, उत्पादन कर हो गया, बिक्री कर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स से कर ली है। तो अगली आने वाली वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर से जुड़ी जो है 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे सरकारी बजट का आय का पुनर्वितरण उद्देश्य समझाइए। और ये देखिए आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन किस तरह से है, तो यहाँ पर आपका अथवा में भी दे रखा है। तो सरकारी बजट की सहायता से आप की असमानताओं को किस प्रकार कम जो है किया जा सकता है, समझाएं। तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन जो है हम पूरे करेंगे और इन्हें समझेंगे अच्छे से और सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।